चैप्टर 2300 अपने देश की शान बढ़ाओ। एक लॉर्ड केओस। लॉर्ड केओस। हर एक आवाज में जोश और इज्जत झलक रही थी। लॉर्ड केओस की पुकार में वो सच्ची श्रद्धा थी जो झंग यी के लिए लोगों के दिल में थी। इन लोगों में से कई ऐसे थे जिनका कभी झंग यी से टकराव हुआ था, जैसे ली चंगोंग और दूसरे क्षेत्रों के कुछ इप्सिलॉन्स। कभी ये सब ऊंचे पदों पर थे और झंग यी को नीचा समझते थे, जो बस एक वेयरहाउस मैनेजर से ऊपर चढ़ता जा रहा था। लेकिन वक्त ने सब बदल दिया। उनका रवैया, जो पहले तिरस्कार था, फिर डर और जलन में बदला, अब इज्जत और ईर्ष्या में तब्दील हो चुका था। जब इंसान एक मुकाम तक पहुंच जाता है तो उसके आसपास सिर्फ अच्छे लोग रह जाते हैं। उनकी आंखों में कोमलता होती है और कोई दुश्मनी नहीं बचती। ली चंगोंग, जिसने कभी झंग यी से कई बार भिड़ंत की थी और उसे सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा किया था, अब उसके सामने झुक चुका था, क्योंकि झंग यी की वो ताकत जो नाइट को मिटा दे, वो अब उनकी पहुंच से बहुत ऊपर थी। 6 क्षेत्रों के सबसे शीर्ष योद्धा झुककर झंग यी को प्रणाम कर रहे थे। झंग यी अपने उन साथियों से घिरा हुआ था जिन्होंने शुरुआत से उसके साथ सफर किया था। झू केया, यांग सिया और यांग एक्साइन एक्साइन उसके ठीक पास खड़ी थी। हुएक्सू किंगडम के सबसे एलीट योद्धाओं और सबसे ताकतवर एलियंस को झंग यी के आगे झुकते देख उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। फैटिक शू और अंकल यू पीछे की पंक्ति में थे। फैटिक शू ने भी गर्व से सीना फुलाया और फिर हाथ उठाकर नीचे खड़े एलियन कॉलिशन की ओर इशारा करते हुए बोला, कॉमरेड्स, तुम सबने बहुत मेहनत की, अब थोड़ा आराम करो, टेंशन मत लो। उसके बगल में खड़ी ली यंगयांग ने उसका हाथ थाम रखा था। उसके चेहरे पर भावनाओं का सागर था। इस दृश्य को देखकर उसके अंदर अनगिनत एहसास उमड़ पड़े। उसे लगा शायद वो कुछ भूल गई है, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खुश थी क्योंकि वो हुएक्सू देश की सबसे ताकतवर एलियन टीम का हिस्सा थी और उस इंसान के साथ थी जिसे वो चाहती थी। अगर कोई इस खुशी को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो कभी माफ नहीं करेगी। झंग यी परेड के केंद्र में पहुंचा और नीचे फैले इस प्रचंड और डिसिप्लिन सेनाबल को देखकर मन ही मन भावुक हो उठा। ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 साल में ये फौज ऐसी ताकत बन जाएगी जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। शायद तब उसकी मैकेनिकल आर्मी भी इनके सामने फीकी पड़ जाए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है असीमित विकास की क्षमता। यही तो क्रिएटर का नियम है। कॉमरेड्स, हमने महान विजय हासिल की है और अब हम गौरव के साथ लौट रहे हैं। झंग यी ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। वो लीडर बनकर नहीं, साथी बनकर बोला, सीधा, सच्चा और गर्व से भरा, अब घर चलो, सब विजेता है, आ है। नीचे से गूंज उठा थंडरस चीयर। हर चेहरे पर उत्साह था, गर्व था। वो सब हुएक्सू के असली हीरो थे। इतिहास में उनके नाम भले ना दर्ज हों, पर उनके कर्म जरूर अमर रहेंगे। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने भी अपने हाथ उठाए। पूरा मैदान जोश और उल्लास से भर गया। झंग यी ने शंग दाओवे, एक्सायो लाए और बाकियों की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। चलो, अब समय बर्बाद मत करो। जश्न मनाना है तो घर लौटकर मनाएंगे। चलो। उसने कुछ मैकेनाइज्ड ट्रूप्स यही छोड़े, कुछ को डैमेज बिल्डिंग्स की मरम्मत का काम सौंपा और बाकी को आदेश दिया कि लिजर्डमैन के बचे हुए समूह को पूरी तरह साफ करें। सबके मन में कई सवाल थे इस विशाल अंडरवर्ल्ड एम्पायर को देखकर, पर वो जानते थे ये बात अब क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक में तय करनी होगी। चलो भाई, अब वक्त है घर लौटने का। सुना है हमारा पुराना कोच अब तक टेंशन में होगा। हाँ, हंसी और खुशी के बीच सब लोग मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स पर सवार हो गए। झंग यी ने डायमेंशनल डोर खोला और अपनी सेना को 20,000 मीटर गहराई से ऊपर की ओर हुएक्सू किंगडम की तरफ ले गया। वो जिस खामोशी से गए थे उसी खामोशी से लौटे।
कोई दिखावा नहीं, कोई परेड नहीं, क्योंकि सच्चे विजेता वही है जो चुपचाप महानता हासिल करते हैं। कई बार विशाल स्पेस गेट के जरिए ये सेना पैसिफिक ओशन के ऊपर से होते हुए हुएक्सू किंगडम लौट आई। उनकी वापसी की जगह थी जियांगनन क्षेत्र का ब्लिजर्ड सिटी। उनके आने की खबर पहले ही देश के शीर्ष नेताओं तक पहुंच चुकी थी। हुएक्सू किंगडम में बहुत कम लोगों को पता था कि वुलियन एम्पायर पर एक अभियान चलाया गया था। 50,000 सैनिकों की वो असेंबली पूरी तरह गुप्त रखी गई थी। आम लोगों को बस इतना पता था कि कोई स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है, पर असल में क्या, ये किसी को नहीं मालूम था। लेकिन आज ब्लिजर्ड सिटी सजा हुआ था। झंगी और उसकी सेना की विजयी वापसी पर शहर झूम उठा था। मजबूत कंक्रीट दीवारों से लटकते लाल झंडों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, Warm congratulations to His Excellency Hundun for triumphant return with the Huaxu army. The Huaxu coalition forces have won a great victory, shocking the world. विशाल शहर द्वार के सामने खड़ी थी होतू शेंगजिंग क्षेत्र से हुएक्सू किंगडम की कभी नंबर 1 वॉरियर, जिसकी चमक अब झंगी के आगे धुंधली हो चुकी थी। फिर भी उसका बिशप लेवल दबदबा अब भी लोगों को झुकने पर मजबूर कर देता था। उसके बगल में थे मेंग युअनजुन, शेंगजिंग क्षेत्र के सर्वोच्च कमांडर, और जू झेंग, जियांगनन क्षेत्र के सर्वोच्च कमांडर। आज सभी क्षेत्र प्रमुख ब्लिजर्ड सिटी में मौजूद थे। एक भीड़ जोश, गर्व और घबराहट से भरी हुई थी। सब उस सेना का इंतजार कर रहे थे जो असंभव को संभव कर लौटी थी। ये जीत उनके लिए किसी सपने जैसी थी, इतनी बड़ी कि असली लगे ना। सबके मन में डर था, कहीं यह सपना टूट ना जाए, कहीं जब सेना लौटे वो नींद से जाग न जाए। दिस इज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इन हुएक्सू नेशंस हिस्ट्री। और हमने आईएसई अपनी आंखों से देखा, यही तो असली इतिहास है। ली ग्वेंगजियाओ, ईस्ट चाइना सी रीजन के सुप्रीम कमांडर, अपनी नम आंखें पोंछते हुए बोला, वो हुएक्सू का पुराना गॉड ऑफ वॉर था। वो युग जिसमें इन्फैंट्री और टैंक्स साथ लड़ा करते थे। कई जंगें लड़ी, कई वीरता पदक पाए। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अब बैटलफील्ड पर एलियंस का युग था। फिर भी ली ग्वेंगजियाओ के दिल में कोई जलन नहीं थी, बल्कि गर्व था कि हुएक्सू ने झंगी और यांग एक्साइन जैसे लेजेंड्स को जन्म दिया। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से आए लू या दाओजून, हा शैनजुओ और जी चांगहाई मुस्कुराए और बोले, जनरली लगता है आपकी नेवी को अब और ज्यादा मरीन्स चाहिए होंगे। चैप्टर 2301, अपने देश की शान बढ़ाओ दो। ली ग्वेंगजियाओ बस हल्के से मुस्कुराया। वो समझ गया था कि बाकी सबका इशारा किस ओर है। उसे पता था आने वाले समय में नौसैनिक युद्धों का पैमाना छोटा होता जाएगा और शायद एक दिन पूरा हुएक्सू किंगडम जमीन के नीचे चला जाएगा। हां, जब तक हमारा हुएक्सू किंगडम स्थिर और समृद्ध रहता है, तब तक मैं ली ग्वेंगजियाओ खुद अपने हाथों से नई फौज तैयार करने को भी तैयार हूं। सब हंस पड़े। मेंग युअनजुन ने भौं उठाते हुए कहा, बस ये जानने की उत्सुकता है कि वुलियन एम्पायर की सीमाएं कैसी है। सुना है वहां की आबादी करोड़ों में है और समृद्धि इतनी कि हमारी बर्फीली धरती से कहीं बेहतर है। अगर रिकंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तो शायद हम सब वही बस जाए। इस पर सबके चेहरों पर एक गहरी मुस्कान उभरी। अब युद्ध समाप्त हो चुका था और अब बंटवारे की बारी थी। ये काम आसान नहीं था। सारे संसाधन झंगी अपने साथ ले गया था। सीधे उससे टकराना नामुमकिन था, पर सबको मालूम था कि झंगी का दिल नरम है, तो सबसे अच्छा रास्ता था थोड़ी गरीबी की शिकायतें, थोड़ी भावनात्मक बातें, ताकि वो पिघल जाए और ज्यादा हिस्सा दे दे। दूसरा मुद्दा था वुलियन एम्पायर की जमीन। अगर भविष्य में 6 क्षेत्रों को वहां बसना है तो जमीन का बंटवारा, अच्छी बुरी प्लॉट्स, सबको लेकर विवाद होगा। भले अभी वहां न जाए, पर सीट पहले से बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बाद में युद्ध छिड़ा या कोई आपदा आई
और तब जाकर वहां पहुंचे तो जवाब मिलेगा। सीटें फुल हैं, फिर तो बस मुंह देखते रह जाओगे। यहां बैठे हर इंसान चालाक था। राजनीति और मानवीय रिश्तों के खेल में सबके पास झंग यी से दशकों ज्यादा अनुभव था। इसलिए अब बस एक ही रणनीति थी, झंग यी को खुश रखो और फायदा उठाओ। कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि उसके सामने जोर से टेबल पर हाथ मारे या आंखें तरेरे। सबको पता था झंग यी कठोरता बर्दाश्त नहीं करता। वो दिल से नरम है। जो उससे अच्छे से पेश आता है उसे वो खुले दिल से पुरस्कृत करता है। मेंग युअनजून के मन में हल्की मुस्कान आई। उसे याद आया कि उसने ली यंगयांग को झंग यी के साथ भेजा था। वो खुद से बोला, वाह, मैं भी क्या दिमाग रखता हूं। अब भले ली यंगयांग कुछ कहे या ना कहे, पर रिश्ता तो बन गया। मार्शल टाइनपेंग के नाम पर भी अब झंग यी थोड़ी नरमी दिखाएगा। वो आ गए। भीड़ से अचानक किसी की आवाज गूंजी। सभी ने अपनी बातें रोक दी और नजरें शहर के विशाल द्वार की ओर टिकाई। आसमान में एक विशाल डायमेंशनल गेट खुला और सबसे पहले दिखाई दिए सैनिक, जो बड़े बड़े थैलों और सामानों से लदे हुए थे। कुछ पैदल, कुछ छोटे एयरक्राफ्ट पर सवार, जो उन्होंने वुलुयन एम्पायर से कब्जा किए थे। कई लोग मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स पर सवार थे, जिनसे अब उनका गहरा लगाव हो चुका था। वो सब उत्साह से भरे हुए थे। अपने अपने क्षेत्रीय नेताओं को देखकर उन्होंने तुरंत फॉर्मेशन बनाई और दोनों ओर पंक्तिबद्ध हो गए। जैसे ही व्यवस्था पूरी हुई, झंग यी और विभिन्न क्षेत्रों के इप्सिलॉन्स धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदम रखते ही 100 तोपें गरज उठीं। बूम, 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 बूम। लगातार दनादन धमाकों के बीच आसमान गूंज उठा। फिर हुएक्सू किंगडम की पारंपरिक आतिशबाजी, सैकड़ों लाल फायर क्रैकर, स्ट्रिंग्स शहर की दीवारों से नीचे लटकते हुए टैंटट आवाज में फूटने लगी। आह! लू कैरन ने कान ढक लिए, पर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। ये नजारा देखकर सबके दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। इतनी पुरानी तकनीक होते हुए भी ये दृश्य सबको घर की याद दिला रहा था। फिर ढोलन गाड़ों की गूंज उठी। ढम ढम ठन, ढम ढम ठन, ठनन ठन ठन ठन। ब्लिजर्ड सिटी से एक ड्रैगन डांस टीम निकली। 2 लाल ड्रैगन हवा में लहराते हुए आतिशबाजी और पटाखों के बीच नाच रहे थे। ये तो सबकी आंखें फैल गई। पटाखे, ड्रैगन डांस, ये सब तो वो चीजें थी जिन्हें वो बचपन से जानते थे, पर आज उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे किसी और दुनिया में हो। हां, वक्त बीत चुका था। पृथ्वी के अंत का दौर शुरू हुए 4 साल हो चुके थे। 4 सालों में लाखों लोग मारे गए, शहर उजड़ गए। कभी की चहल पहल अब एक याद बन चुकी थी। अब भले लोगों के पास खाना और कपड़ा हो, पर ऐसा जीवन से भरा जश्न फिर कभी नहीं देखा गया था, क्योंकि सबकी जिंदगी अब उत्पादन और युद्ध में बीतती थी। शेड ड्रैगन नर्तक अब मुश्किल से ही मिलते थे, क्योंकि ऐसी तैयारी में महीनों लगते हैं। लेकिन आज पूरा शहर गूंज उठा। ढन ढन ठन, ठनन ठन ठन ठन। आसमान में आतिशबाजी फटी, जमीन पर ढोल बजे, जैसे कोई नया साल आ गया हो। कई सैनिक, जिन्होंने युद्ध भूमि पर कभी आंसू नहीं बहाए थे, आज अपनी आंखें पोंछ रहे थे। झंग यी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें भीग चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर से 4 साल पहले का तियनहाई सिटी देख रहा हो। वो चहल पहल, वो भीड़, वो हंसी, सब लौट आया हो। सच में कितनी सोच समझ कर किया है सब। वो बुदबुदाया। ड्रैगन और लायन डांस की टीमें रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई, आदरपूर्वक झंग यी और उसकी सेना को शहर में स्वागत करने के लिए। फूल नहीं थे, पर आतिशबाजी ने आसमान को रंग दिया। सोने चांदी की कागज की बारिश सैनिकों पर गिर रही थी। झंग यी शहर के द्वार पर पहुंचा और होतु तथा बाकी नेताओं की ओर सिर झुकाया, पर उसने हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि वो जानता था कि होतु के साथ
हाथ मिलाना भी खतरे से खाली नहीं। 4 साल पहले वो इंसानी ऊतक से किसी को शाप देकर मार सकती थी, तो अब उसकी शक्ति कितनी बढ़ चुकी होगी, कौन जाने। झंग यी ने खुद अपनी आंखों से देखा था। अंडरवर्ल्ड का द्वारपाल झेंगलो, जिसकी शक्ति 52,000 पॉइंट थी, कैसे हजारों किलोमीटर दूर से ही हो तू के हेल गिलोटीन से लगभग मारा गया था। हो तू, यांग एक्साइन एक्साइन और ली चंगोंग, ये सब ऐसी शक्तियां थी जो अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली दुश्मन को भी खत्म कर सकती थी। योर एक्सीलेंसी केओस, वेलकम बैक। इस युद्ध में आपकी मेहनत इतिहास में दर्ज होगी। हुएक्सू किंगडम को आप पर गर्व है। सभी क्षेत्रीय नेता अब झंग यी के आगे बेहद आदर से पेश आ रहे थे। अब वो उसे केवल एक शक्तिशाली एलियन नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के नायक के रूप में देख रहे थे। पहले तक झंग यी को एक अस्थिर तत्व माना जाता था, पर अब वो हुएक्सू किंगडम की ताकत का प्रतीक बन चुका था। वुलुयन एम्पायर की पूरी विजय ने हुएक्सू देश की सैन्य शक्ति को एक नए भयावह स्तर तक पहुंचा दिया था। हमने एक भव्य विजय भोज तैयार किया है, झू झेंग ने लाउड स्पीकर से घोषणा की। आज कोई घर सोबह होकर नहीं जाएगा। 50,000 लोगों के लिए इतना विशाल भोज तैयार करना आसान नहीं था, पर हर निवाला इस गौरव का प्रतीक था। झू झेंग आगे बढ़ा, झंग यी के सामने आकर मुस्कराया। ब्रदर केओस, जियांगनन क्षेत्र को गर्व है कि उसके पास तुम जैसे वीर हो। और ये कहकर उसने सबको बिना बोले संदेश दे दिया कि जियांगनन रीजन और झंग यी का रिश्ता अब सबसे मजबूत है। चैप्टर 2302, एनहांस माई कंट्रीज प्रेस्टीज 3। विभिन्न क्षेत्रों के सीनियर ऑफिशियल्स झंग यी की तरफ झुकाव दिखाने लगे। हर कोई उससे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब झू झेंग झंग यी से बातें कर रहा था, उसकी नजर बार बार लौटने वाले सैनिकों की भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। उसे पहले से पता था कि झू वायु भी इस आर्मी में है, और इस सोच से वो थोड़ा नर्वस और थोड़ा गुस्से में था। वाकई उसकी नजर जिस दिशा में गई, वहां से झू वायु धीरे धीरे चलकर सामने आई। फादर, झू वायु ने काम आवाज में कहा, हल्का सा सिर झुकाकर सम्मान जताया। आखिर झू झेंग ही था जिसने उसे जीवन दिया और पूरे जियांगनन रीजन के संसाधन लगाकर उसे ट्रेन किया था। हालांकि झू वायु को उसके पिता की ओर से मिली रिस्ट्रिक्शन से हमेशा नाराजगी थी, फिर भी वो अपने नॉमिनल पिता का सम्मान करती थी। झू झेंग ने उसे धुंधली आंखों से देखा, जैसे कुछ डांटना चाहता हो, पर अंत में बस एक आहन निकली, वापस आ गई। बस यही बहुत है। उसने झू वायु के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। इस बार तुमने आर्मी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तुम एक मेरिटोरियस सोल्जर हो। चलो आज हमारे साथ सेलिब्रेट करो। भीड़ झंगी और उसकी टीम को घेरते हुए ब्लिजर्ड सिटी के अंदर ले गई। पूरे ब्लिजर्ड सिटी को भले ही रोशनी और फूलों से नहीं सजाया गया था, लेकिन हर जगह नए नए डेकोरेशन दिख रहे थे। हर तरफ चमकती डिस्प्ले बोर्ड्स थे, ब्राइट रेड रंगों में, और फेस्टिव म्यूजिक बज रहा था। सेलिब्रेशन बैंक्वेट का वेन्यू बहुत बड़ा था। भले ही टेम्पररी बनाया गया था, लेकिन किसी भी तरह से कमजोर नहीं लग रहा था। आखिर जियांगनन रीजन अब अमीर इलाका माना जाता था। पिछले 4 सालों में ब्लिजर्ड सिटी पर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। टेक्नोलॉजी एडवांस थी, और पहले झंग यी ने जो युआंशी माइन का हिस्सा सपोर्ट में दिया था, उससे ये इलाका बहुत तेजी से डेवलप हुआ था। विशेष मटेरियल से बने एक के बाद एक बड़े डाइनिंग शेड्स खड़े थे, सिंपल मगर मजबूत। अंदर का टेम्परेचर गर्म और आरामदायक था, और खाना शहर के सबसे अच्छे शेफ्स द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन यह तो अपोकलिप्स का दौर था। अच्छे शेफ्स की संख्या बेहद कम थी, और 50,000 लोगों के लिए हाई क्वालिटी खाना तैयार करना आसान नहीं था। असल में पीछे किचन असेंबली लाइन पर सैकड़ों हीटिंग डिवाइसेस चल रहे थे। प्री प्रिपेयर्ड कैन मील्स को गर्म करके प्लेट्स में रखा जा रहा था। फिर भी ये आज के जमाने में हाई एंड डिश मानी जा रही थी, क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल्स
और मीट अब सिर्फ हाई लेवल ऑफिशियल्स को ही मिलती थी। झंगी जैसे लोग, जिनके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, वो तो बहुत पहले डाइटरी फ्रीडम हासिल कर चुके थे। 50,000 सैनिक ब्लिजर्ड सिटी के सेंट्रल स्क्वायर में मार्च करते हुए पहुंचे। पूरा दृश्य अद्भुत था। हर रीजन के टॉप लीडर्स ने कुछ फॉर्मल बातें कहीं और फिर सबने खुशी खुशी खाना पीना शुरू किया। झंगी, उसकी टीम और विभिन्न क्षेत्रों के सीनियर लीडर्स एक बहुत बड़े गोल टेबल पर बैठे थे। उनका खाना बाकी सबसे अलग, नेचुरली टॉप क्लास था। लेकिन झंगी वैसे भी स्वादिष्ट खाने का आदी था, इसलिए उसने दूसरों की तरह लालच में नहीं खाया। तभी वेटर एक कार्ट लेकर आया जिस पर 10 बोतलें सफेद शराब रखी थी। झू झेंग मुस्कराया, यह है मेरी ट्रेजर जूलियन लिकर, आज जैसे खास मौके पर सबके साथ शेयर करने के लिए निकाल लाई हूं। कई शराब प्रेमियों की आंखें चमक उठीं। बैज्यू यानी सफेद शराब मध्यम और बुजुर्ग लोगों की सबसे पसंदीदा चीज थी। लेकिन दुनिया के अंत के बाद अच्छी शराब पीना बहुत मुश्किल हो गया था। पहला, शराब कोई जीवन आवश्यक चीज नहीं थी और इसे बनाने में बहुत सारा अनाज लगता था, इसलिए सभी क्षेत्रों ने प्रोहिबिशन लागू कर दी थी। दूसरा, पुराने वाइनरीज किसी रणनीतिक स्थान पर नहीं थे और उन्हें बर्फीले तूफानों ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। अब 4 साल बीत चुके थे। शराब का ज्यादा प्रोडक्शन नहीं था, जितनी पी जाती उतनी कम होती जाती। इसलिए झू झेंग द्वारा निकाली गई 10 बोतल जूलियन लिकर अब बहुत कीमती मानी जा रही थी। ये देखकर झंग ही हंसा, अरे झू शुआई, तुम अभी इतने कंजूस हो, ऐसे मौके पर बस इतनी सी दावत। झू झेंग जल्दी से बोला, अरे भाई केओस, मुश्किल से दांतों के बीच से ये बोतलें निकाली है। झंगी ने भौं उठाकर मुस्कराते हुए कहा, तुम भूल गए मैं क्या करता था? झू झेंग थोड़ा चौंका, तुम पहले वेयरहाउसिंग संभालते थे ना? झंगी हंस पड़ा, तो फिर पूछ क्यों रहे हो? इतना कहकर उसने हाथ फैलाया और जमीन पर 2 बड़े कार्टन बॉक्सेस आ गिरे जिनमें पुरानी शराब की बोतलें भरी थी। ली ग्वेंजियाओ, जो सबसे बड़ा शराब प्रेमी था, टेबल पर जोर से थप्पड़ मारकर खड़ा हो गया। ये तो ओल्ड विलेज चीफ है। ओ भगवान, पूरे 2 बॉक्स। सब हैरान रह गए। ओल्ड विलेज चीफ वो शराब थी जो कभी हुएक्सू किंगडम की सबसे बेहतरीन मानी जाती थी। राज्य भोज की विशेष शराब। दुनिया के अंत के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो फिर से पी सकेगा। समस्या टेक्नोलॉजी की नहीं थी, असली दिक्कत थी अनाज की। और जिस रीजन में ओल्ड विलेज चीफ का प्रोडक्शन होता था, सबको पता था वो जगह अब अस्तित्व में नहीं है। झंगी ने बड़ी उदारता से शराब की बोतलें सबके सामने रखी। चलो आज खुलकर पीते हैं। अब झंगी को शराब से नशा नहीं चढ़ता था। झू कीर का शरीर पहले ही मॉडिफाइड था। उसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज था। उसे भी शराब का असर नहीं होता। लेकिन इतनी अच्छी शराब और खुशियों के माहौल में दोनों का मन और शरीर हल्का और संतुष्ट हो गया। झंगी ने आसमान की तरफ देखा। ट्रांसपेरेंट छत से तारों की झिलमिलाहट दिखाई दे रही थी। साधारण सा आसमान है, लेकिन आज इतना सुंदर लग रहा है। वुलुयन एम्पायर की हार के साथ हुएक्सू किंगडम के लोगों के दिलों पर जो भारी पत्थर था, वो उतर गया था। हर किसी के दिल में सच्ची खुशी थी। जब मन खुश होता है तो हर चीज और भी खूबसूरत लगती है। सबने जमकर खाना और शराब पी। माहौल हंसी खुशी से भर गया। किसी ने कोई परेशान करने वाली बात नहीं छेड़ी। लेकिन भोज के बाद मैंग युअनजून और बाकी लीडर्स ने झंगी को पीछे के रेस्ट एरिया में बुलाया। वो बड़ा सा लॉन्ज असल में एक लक्सुरियस विला था, खुला, रोशन और शानदार फर्नीचर से सजा हुआ। झंगी, यांग जिंगसिन, झू कीर और हर रीजन के सीनियर ऑफिशियल्स वही इकट्ठा हुए। झंगी समझ गया कि अब कुछ ऑफिशियल बात होने वाली है। जैसा हमेशा होता है, सब पहले उसके कारनामों की तारीफ करने लगे और झंगी मुस्कुराते हुए सिर हिलाता रहा। लेकिन शराब के बावजूद उसका दिमाग साफ था।
वो बस मुस्कुराकर बोला, देखो, तुम सब जानते हो, मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं। जो कहना है सीधा कहो। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और आखिरकार मेंग युअनजू ने बोलना शुरू किया। लॉर्ड केओस, हम जानते हैं अभी जश्न का वक्त है, लेकिन यह मसला हमारे 6 क्षेत्रों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए पूछना जरूरी है। वुलुयन एम्पायर के स्पॉइल्स में से हमें कितना हिस्सा देने का इरादा है? थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, बस हमारी मौजूदा कमी पूरी हो जाए। इस युद्ध में हमारी शेंगजिंग रीजन ने मैन पावर और रिसोर्सेज दोनों में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहां तक कि अपना पूरा भंडार खाली कर दिया। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।